हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज सेंट्रिक। आज हम डिस्कस करेंगे सिंक्रोनस मशीन के बारे में, इंट्रोडक्शन टू सिंक्रोनस मशीन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंक्रोनस मशीन में एक प्रॉब्लम क्या है, जो हमारा मिसकंसेप्शन होता है। एक सिंक्रोनस मशीन बहुत हार्ड है। रीज़न ये है कि थोड़े बेसिक्स हमारे हिले हुए होते हैं, है ना। अब प्रॉब्लम ये है कि अब तक हमने जितनी मशीनें पढ़ी होंगी उसमें हम एक जगह पे सप्लाई देते थे और हमारा मशीन वहाँ से ऑपरेट होने लगता था। कभी किसी में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, किसी में पल्सेटिंग जनरेट हो रहा है, कभी डीसी मशीन ऑपरेट कर रहे हैं। सिंक्रोनस मशीन थोड़ा सा अलग है। अलग कैसे है कि इसमें हमें स्टेटर और रोटर दोनों पे सप्लाई देनी पड़ती है, या दोनों से हमें सप्लाई मिलती है ना। मतलब हम दोनों को एक्साइट करते हैं। इसीलिए कभी कभी सिंक्रोनस मशीन को हम डबली एक्साइटेड मशीन भी बोलते हैं। तो सबसे पहले तो कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखना है, और ये बाकी मशीनों से थोड़ा सा अलग होता है, इन टर्म्स ऑफ अपोजिट होता है। जैसे आपने अब तक पढ़ा होगा कि स्टेटर पे हमेशा फील्ड वाइंडिंग होती है, या स्टेटर पे हम वैसी वो वाली वाइंडिंग करते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होता है। और जो रोटर होता है या जो आर्मेचर होता है, वहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होता है ना। अब तक हमने यही पढ़ा होगा। लेकिन सिंक्रोनस मशीन के केस में क्या होता है, ध्यान से, ये थोड़ा सा टिपिकल है और मैं अभी आपको इसी लेक्चर में बताऊंगा कि हम ऐसा करते क्यों हैं। ठीक है। स्टेटर पे हम आर्मेचर वाइंडिंग करते हैं। स्टेटर पे आर्मेचर वाइंडिंग, अच्छा वो वाइंडिंग कैसी होती है? वो होती है 3 फेज की वाइंडिंग। मतलब हम यहाँ पे एसी सप्लाई हमें मिलेगी या हम देंगे, यानी डिपेंड करता है मोटर है जनरेटर है। ठीक है। तो आर्मेचर वाइंडिंग पे 3 फेज की सप्लाई है, 3 फेज की एसी सप्लाई। अच्छा, रोटर पे क्या होने वाला है? तो रोटर पे हम रखने वाले हैं फील्ड वाइंडिंग, और वो वाइंडिंग पे हम सप्लाई कौन सी देने वाले हैं? वो देने वाले हैं डीसी। ठीक है। अच्छा, अब तक हमने जितने मशीन पढ़े होंगे उसमें क्या होता था, स्टेटर पे जो है, स्टेटर पे हम फील्ड वाइंडिंग देते थे, अगर आपको याद हो तो, है ना। स्टेटर पे या जो पार्ट स्टेशनरी है उस पर हम फील्ड वाइंडिंग देते थे, और रोटर पे हम क्या देते थे? आर्मेचर वाइंडिंग। आप कोई सी भी मशीन उठा के देख लो, सप्लाई आप देते थे, वहां से फ्लक्स जनरेट होता था, वो फ्लक्स फिर रोटर या आर्मेचर के पास पहुंचता था और वहां पे ईएमएफ इंड्यूस होता था। और दोनों की डेफिनेशन भी मैंने आपको डीसी मशीन के केस में बताया हुआ है कि आर्मेचर वाइंडिंग जरूरी नहीं है कि रोटर पे ही हो, है ना। आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पे भी हो सकता है, रोटर पे भी हो सकता है। ऐसे सेम चीज मैंने बताई थी कि फील्ड वाइंडिंग भी स्टेटर पे हो सकता है या रोटर पे हो सकता है। डेफिनेशन क्या होती है आर्मेचर वाइंडिंग की? आर्मेचर वाइंडिंग वो वाइंडिंग होती है जहाँ पे वोल्टेज इंड्यूस होता है, वोल्टेज जहाँ जनरेट होता है, या जहाँ से हमें करंट मिलने वाली होती है ना, वो वाली वाइंडिंग होती है आर्मेचर वाइंडिंग। और फील्ड वाइंडिंग क्या होता है? फील्ड वाइंडिंग का सिर्फ काम है क्या? फ्लक्स प्रोड्यूस करना, है ना। बहुत बहुत सिंपल सा काम है। फील्ड वाइंडिंग वो वाइंडिंग होती है जो हमें यूजफुल फ्लक्स, जो हमें हमारे मशीन में यूज होने वाली है, वो फ्लक्स हमें प्रोवाइड करता है फील्ड वाइंडिंग। और मैंने एक चीज और बताई थी आपको, फील्ड वाइंडिंग हमेशा लो पावर का होता है, कम पावर, क्योंकि सिर्फ फ्लक्स बनाने में इसका यूज होता है फील्ड वाइंडिंग का, इसलिए कम पावर की वाइंडिंग होती है फील्ड वाइंडिंग। और हाई पावर वाइंडिंग होती है आर्मेचर वाइंडिंग, क्योंकि यहीं से हमारा जितना भी लोड होगा वो इसी आर्मेचर वाइंडिंग से क्या होता है? कनेक्टेड होता है ना। वाया स्लिप रिंग या कम्यूटेटर, वो डिफरेंट चीज है। ठीक है। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आएगी, स्टेटर पे हमने आर्मेचर वाइंडिंग लगा रखा है और रोटर पे फील्ड वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग पे 3 फेज की सप्लाई देंगे और फील्ड वाइंडिंग पे डीसी सप्लाई। ठीक है। अच्छा, कई जगहों पे आपको ऐसा लगेगा मैं रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर ये चीजें आपको क्लियर है तो फिर बाकी ये नॉर्मल हर एक मशीन के जैसा ही है, बहुत सिंपल है। लेकिन बस आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है जो मैं बार बार आपको फोर्स करूंगा कि हाँ आपको वो चीजें पता हो। ठीक है। हो सकता है मैं आपको एक या दो बार रिपीट कर रहा हूँ मे बी। तो अगर दोनों पे हम सप्लाई दे रहे हैं तो इसीलिए हम हैंस सिंक्रोनस मशीन आर डबली एक्साइटेड मशीन। तो ये आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है जेई वगैरह के लेवल पे, कि जेई या एई लेवल पे भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन इज आर डबली एक्साइटेड मशीन। तो सिंक्रोनस मशीन जो होता है वो डबली एक्साइटेड मशीन होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने यहाँ पे ये बताने की कोशिश करी है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो आर्मेचर वाइंडिंग में ही होता है, तो वही चीज़ मैंने आपको बताया है। और ऑब्वियसली अगर कोई जनरेटर है, ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा और उसमें कंडक्टर या तो रोटेट कर रहा होगा, या फिर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा होगा और कंडक्टर अपनी जगह पे होगा, है ना। रिलेटिव मोशन होता है ना ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए। इसका मतलब है कि जो किसी भी मशीन में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है ट्रांसफार्मर को छोड़ के, वो कैसा होता है? डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। जो ईएमएफ होता है वो डायनेमिक्स, मतलब या तो कंडक्टर रोटेट कर रहा हो या मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा हो, है ना। तो डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ इज आल्सो नोन एज मोशनल ईएमएफ। ऑब्वियसली मोशन से ही डायनेमिक
और स्टैटिक किस में होता है? स्टैटिक होता है ट्रांसफार्मर के केस में, क्योंकि उसमें कोई भी वाइंडिंग रोटेटिंग नहीं होती है। अच्छा, सेकंड पॉइंट, द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सिंक्रोनस मशीन इज मोशनल ईएमएफ। ऑब्वियसली मोशनल, अभी हमने यही समझा। सो देयर शुड बी रिलेटिव मोशन। बिल्कुल, रिलेटिव मोशन होगा तभी ईएमएफ इंड्यूस होगा बिटवीन कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, है ना। बहुत सिंपल है, फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यही बताता है हमें, ठीक है। अच्छा, ईएमएफ ऑलवेज इंड्यूस इन आर्मेचर वाइंडिंग। ध्यान से बच्चा, ये चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप पता है, मतलब आपके दिमाग में ये होता है कि आर्मेचर वाइंडिंग हमेशा रोटर पे होता है ना, और फील्ड वाइंडिंग हमेशा स्टेटर पे होता है। ऐसा नहीं होता है, वो हमारी जरूरत के हिसाब से हम चेंज करेंगे, और वो जरूरत क्या है अभी आपको आगे समझ में आएगा। तो आर्मेचर वाइंडिंग वो वाइंडिंग होती है जो हमेशा ईएमएफ इंड्यूस करता है, ठीक है। अच्छा, आर्मेचर वाइंडिंग आर केप्ट एट स्टेटर, यहाँ पे, है ना। इन केस ऑफ सिंक्रोनस मशीन हम आर्मेचर वाइंडिंग को कहाँ पे रखे हैं? स्टेटर पे, ठीक है। Hence, to induce EMF in armature, there should be a rotating magnetic field. अब देखो वो क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझना, कि ये हमारा स्टेटर है, ठीक है, और यहाँ पे हमने कंडक्टर रख दिया, आर्मेचर वाला कंडक्टर, ठीक है। तो अब स्टेटर पे अगर आर्मेचर कंडक्टर रख दिया, तो इसका मतलब एक बात तो पक्का है कि हम इस कंडक्टर को तो नहीं घुमा पाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसी को हम क्या करेंगे? रोटेट कराएंगे या घुमाएंगे, है ना, चेंज कराएंगे। क्योंकि कंडक्टर तो हमने स्टेटर पे रख दिया है, तो कंडक्टर तो नहीं रोटेट होने वाला है। यानी कि हमारे पास एक ही ऑप्शन है, क्या? देयर शुड बी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात ये आती है कि एडवांटेज क्या है आर्मेचर वाइंडिंग को हम स्टेटर पे क्यों रख रहे हैं, है ना। क्योंकि अब तक ये, मतलब ये तो वही वाली बात हो गई कि यार अब तक तो तुमने ये पढ़ाया है कि हम आर्मेचर को रोटर पे, मतलब पढ़ाया नहीं है, मतलब नॉर्मली मिसकंसेप्शन हो जाता है कि आर्मेचर वाइंडिंग को हम रोटर पे ही रखते हैं और फील्ड वाइंडिंग स्टेटर पे। लेकिन इसके एडवांटेज क्या है? अगर हमने ऐसा कर दिया, आर्मेचर वाइंडिंग को स्टेटर पे रख दिया, तो क्या होगा उससे, ठीक है। तो ध्यान से समझना बच्चा। अच्छा देखो, मान लो मैं अभी बात कर रहा हूँ जनरेटर की, है ना। जनरेटर मतलब सिंक्रोनस जनरेटर। सिंक्रोनस जनरेटर, अच्छा सिंक्रोनस जनरेटर क्या है? वो जो बड़ी बड़ी जहाँ पे जनरेशन होता है, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी जहाँ से जनरेट होती है, वहाँ पे जो जनरेटर यूज करते हैं वो यही वाला जनरेटर होता है, सिंक्रोनस जनरेटर, या इसी को हम अल्टरनेटर बोलते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ से जो सप्लाई मिलने वाली होगी वो कौन सी कितनी सप्लाई होगी? 3 फेज की सप्लाई होगी, है ना। 3 फेज की एसी सप्लाई मिलने वाली है। अच्छा, अब एक चीज समझना जरा ध्यान से, मान लो कि हम इसको ऐसा बना दें, समझना, फिर मैं इस पे सॉरी, फिर मैं इस पे आ जाऊंगा, ठीक है। क्या है, मान लो कि ये स्टेटर है ना, और ये रोटर है, ठीक है। और हम ऐसा कर रहे हैं कि स्टेटर पे मान लो हमने डीसी सप्लाई दी, मान लो, है ना, और रोटर से हमने, रोटर आर्मेचर को हमने रोटर पे रखा है, तो यानी यहाँ से हमें तीन क्या मिलेगा? 3 सप्लाई लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमें 3 फेज की आउटपुट वोल्टेज चाहिए। सॉरी। अच्छा, तो प्रॉब्लम ये है कि देखो, अगर हम 3 फेज की सप्लाई को अगर आर्मेचर पे लगाते हैं, ठीक है, अगर 3 फेज की सप्लाई को हम क्या करते हैं? आर्मेचर पे लगाते हैं, तो हमें 3 स्लिप रिंग की जरूरत होगी, ठीक है। क्योंकि जो स्लिप रिंग है कम्यूटेटर होता है, वो क्या करता है? रोटेटिंग टर्मिनल को स्टेशनरी टर्मिनल में चेंज करता है ना। अच्छा, अगर मान लो ये हम क्या करें, अंदर जो रोटर है उस पर डीसी सप्लाई, मतलब इसको अगर डीसी सप्लाई देते हैं, तो हमें यहाँ पे सिर्फ 2 स्लिप रिंग की जरूरत होगी, है ना। यहाँ पे हमें 3 स्लिप रिंग की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ इसका एडवांटेज क्या है। अच्छा, अगर हम आर्मेचर वाइंडिंग को स्टेटर पे यूज करते हैं, है ना, इसका मतलब आर्मेचर वाइंडिंग तो 3 फेज की है, क्योंकि यहाँ से हमें 3 फेज की सप्लाई चाहिए, 3 फेज का वोल्टेज चाहिए, 3 फेज वोल्टेज, तो आर्मेचर हो गया। जो फील्ड है वो क्या है? डीसी, अभी हमने यही पढ़ा था, डीसी, यानी कि डीसी को हमें किस पे देना पड़ेगा? रोटर पे। अच्छा, रोटर पे अगर हमें डीसी देना है, तो हमें सिर्फ दो ही क्या चाहिए? स्लिप रिंग चाहिए, है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि अब मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि एडवांटेज क्या है इसका आर्मेचर वाइंडिंग को स्टेटर पर रखने रखने का? ये इकोनॉमिकल हो जाता है, मतलब सस्ता होता है। कैसे होता है? देखो, सबसे पहले मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी कि स्लिप रिंग या कम्यूटेटर करता क्या है। स्लिप रिंग या कम्यूटेटर का काम है रोटेटिंग टर्मिनल को स्टेशनरी टर्मिनल में चेंज करना, है ना। मतलब आप ऐसे सोचो कि अगर मान लो जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो रोटर पे होता था, लेट अस सपोज, है ना, जो अब तक हमने पीछे मशीन में पढ़ा हुआ है, वहां पे जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है उसको हमें अपने फैन से कनेक्ट करना है, मान लो। तो यार उसकी वाइंडिंग तो घूम रही है, यानी उसका वायर भी घूम रहा होगा, और उसको हमें पंखे से कनेक्ट करना है। तो अगर हम कनेक्ट भी कर दिए तो पंखा इतना घूम जाएगा, वो ट्विस्ट हो जाएगा, जो वायर है वो घूम के ट्विस्ट हो जाएगा, टूट जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या है? अंदर जो अंदर तो सारे वायर घूम रहे हैं रोटर पे,
किसी दूसरे मशीन की बात करो तो। लेकिन हमें बाहर जो चाहिए टर्मिनल पे जो आउटपुट चाहिए वोल्टेज, वो तो एक ऐसा टर्मिनल चाहिए ना जो घूम नहीं रहा हो। इसका मतलब हम उसी लिए क्या क्या लगाते हैं, स्लिप रिंग या कम्यूटेटर। वो क्या करता है, रोटेटिंग टर्मिनल को स्टेशनरी टर्मिनल में चेंज करता है। ठीक है। अच्छा, अगर हम 3 फेज की सप्लाई, इफ वी यूज 3 फेज ऑन रोटर, अगर रोटर पे हम 3 फेज की सप्लाई देंगे तो हमें 3 स्लिप रिंग की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर हम डीसी देते हैं रोटर पे तो हमें सिर्फ 2 स्लिप रिंग की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब कॉस्ट जो है वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो ये फर्स्ट एडवांटेज है इसका। आगे देखते हैं, बेटर इंसुलेशन। अब इंसुलेशन, इंसुलेशन का मतलब होता है दो वायर्स के बीच में शॉर्ट सर्किट ना हो, तो उसके लिए इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और मैंने एक दो चीजें और आपको बताई हैं, मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। किसी भी कंडक्टर का वो कितना मोटा होगा कितना पतला होगा वो डिसाइड करता है करंट, है ना। वायर कितना क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया कितना ज्यादा हो, कितना मोटा या कितना पतला वायर लेंगे वो डिसाइड करता है करंट। और इस वायर का इंसुलेशन, जो वायर का इंसुलेशन है वो डिसाइड करता है वोल्टेज। ठीक है, अब बात ये आती है कि ये बेटर इंसुलेशन लिखा हुआ है, क्या मतलब है इसका। ठीक है, अब समझना जरा ध्यान से क्या कहना चाह रहा है वो। देखो, ये कह रहा है आर्मेचर वाइंडिंग पे हमने 3 फेज की सप्लाई दी है एसी, और ये हाई पावर वाइंडिंग होती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग जो होता है वो लो पावर होता है। अब एक चीज समझो, इफ रोटर हैविंग आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है, इफ रोटर हैविंग आर्मेचर वाइंडिंग, अगर आर्मेचर वाइंडिंग रोटर पे है, देन एट रोटर वी हैव टू यूज मोर इंसुलेशन एंड वायर्स ऑफ मोर क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्यों? देखो, कह रहा है कि अगर मान लो हम आर्मेचर वाइंडिंग को रोटर पे यूज करते तो क्या होता। आर्मेचर वाइंडिंग क्या है, हाई पावर वाइंडिंग है। हाई पावर वाइंडिंग मतलब वोल्टेज भी ज्यादा होगा और करंट भी ज्यादा होगा। तो अगर करंट ज्यादा है तो हमें ज्यादा मोटा वायर यूज करना पड़ेगा, वोल्टेज ज्यादा है तो हमें ज्यादा इंसुलेशन लगाना पड़ेगा। तो क्या होगा, इंसुलेशन भी ज्यादा चाहिए और वायर भी हमें मोटा चाहिए। तो उससे क्या होगा, जो वेट है रोटर का वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब सोचो, जो भारी चीज है उसको घुमाना है तो हमें उसमें ज्यादा पावर खर्च करनी पड़ेगी, है ना। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि हम कोशिश ये करेंगे। अच्छा, हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि देखो इससे जो इलेक्ट्रिसिटी मिलने वाली है वो मिलने वाली है किलो वोल्ट रेंज में, है ना, मेगा वोल्ट रेंज में। क्योंकि अल्टरनेटर जो होता है या सिंक्रोनस जनरेटर जो होता है ये बहुत हाई पावर एप्लीकेशंस के लिए यूज करते हैं, बहुत हाई पावर एप्लीकेशंस के लिए। ठीक है, तो वहां उस केस में क्या होता है, अगर हम, ध्यान से समझना, अगर रोटर पे अगर हमने आर्मेचर वाइंडिंग कर दिया, मतलब यहाँ से हम वोल्टेज लेने लगे। ठीक है, तो समझना जरा ध्यान से। एक तो देखो, एक तो ये रोटर है और ये रोटर रोटेट हो रहा होगा। ठीक है, अब सोचो, अगर इतनी हाई पावर की वाइंडिंग हमने इस रोटर पे किया हुआ है तो कितना कितना हैवी वाइंडिंग होगा, और उसको हमें सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट कराना है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ये करना। ठीक है, मतलब हमें बहुत ज्यादा पावर, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि रोटर जो है बहुत भारी हो गया। दूसरी चीज, एक चीज समझना जरा ध्यान से अगर मान लो, आप ऐसे समझो, इंसुलेशन को आप ऐसे समझो कि मान लो एक आप एक इंजीनियर हो और आपको एक ये एक लाइन है ना, इस लाइन को आपको ठीक करना है। ठीक है, और आप अपनी जगह पे हो, है ना, और इस लाइन को आपको ठीक करना है, ये भी अपनी जगह पे है। ठीक। अच्छा, एक दूसरा केस, आप इंजीनियर हो, एक लाइन है जो क्या हो रही है, घूम रही है, और उसको आपको सही करना है। आप यहाँ पे हो, ये गोला आप हो मान लो। ठीक है, तो देखो प्रॉब्लम क्या है, जो घूमती हुई चीज है उसमें आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी उसको ठीक करने में, समझने में, है ना। मतलब एक तो यार यहाँ पे मेगा वोल्ट या किलो वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, और ऊपर से ये क्या, ये बंदा घूम भी रहा है ना। तो ये हमारे लिए बड़ा परेशानी क्रिएट करने वाला है। क्योंकि देखो, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं सिंक्रोनस मशीन। ठीक है, अब उतना पावर या वोल्टेज एक घूमती हुई जगह से लें यार, वो बड़ा मतलब खतरनाक सा है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि आर्मेचर को कहाँ लगाएं, बाहर लगाएं। बाहर लगाएंगे, एक तो ये घूमेगा नहीं, तो हम आसानी से यहाँ से वायर कनेक्ट करके और सिंपली क्या लेंगे, सप्लाई ले लेंगे। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है यार, घूम रहा है ये, एक तो रोटर भारी हो गया, ऊपर से इतना हाई वोल्टेज, इतना हाई पावर क्या हो रहा है, घूम रहा है। वो अपने लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं कि आर्मेचर वाइंडिंग को बाहर रखते हैं। तो बाहर रखने से क्या होता है, हम आसानी से उस पे इंसुलेशन प्रोवाइड कर लेंगे, है ना, क्योंकि वो तो घूम रहा नहीं है। तो
रोटर जो है हमारा हल्का हो जाएगा, आराम से हम उसको रोटेट करा सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको कहानी समझ में आई होगी। अच्छा, हेंस इट इज मोर प्रेफरेबल टू यूज आर्मेचर वाइंडिंग ऑन स्टेटर, है ना। आर्मेचर वाइंडिंग को हम स्टेटर पे यूज करना चाहेंगे, है ना। अच्छा, प्रोवाइडिंग इंसुलेशन टू स्टेशनरी वाइंडिंग इज वेरी इजी। मैंने आपको बताया इंसुलेशन प्रोवाइड करना आसान है यार, वो घूमती हुई चीज है। अब घूमती हुई चीज में एक तो इतना हाई वोल्टेज करंट बहुत टिपिकल हो जाएगा घूमती हुई चीज को मतलब मैनेज करना, क्योंकि बहुत हाई पावर हाई एनर्जी हाई वोल्टेज की मशीन होती है। हेंस हाई वोल्टेज वाइंडिंग शुड बी स्टेशनरी, बिल्कुल, है ना। हाई वोल्टेज वाइंडिंग को हम स्टेशनरी, हाई वोल्टेज कह लो या हाई पावर कह लो। अच्छा, इसके अलावा इफिशियंट कूलिंग भी पॉसिबल है ना। कूलिंग ठंडा आसानी से कर लेता है, मतलब क्योंकि देखो वाइंडिंग में जब करंट फ्लो होगी तो वो गर्म भी तो होता है बहुत ज्यादा, तो उसको आसानी से हम कूल डाउन कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, कैसे, देखो ऐसे समझो, ये रोटर था, रोटर अंदर है, इसके ऊपर स्टेटर होगा। अब स्टेटर पे वाइंडिंग तो घूम नहीं रही है, तो आसानी से ये कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, क्योंकि बाहर है ये, इसके अंदर ये रोटर है। अब सोचो घर के अंदर एक घर है और उसको ठंडा करना है, तो उसको हीट निकलने के लिए भी क्या होगी, जगह नहीं होगी। लेकिन अगर ये बाहर वाइंडिंग रखी हुई है तो आसानी से उसका हीट जो है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए कूलिंग जो है वो आसानी हो जाती है ना, इफिशियंट कूलिंग पॉसिबल है। ठीक है, अगर हम हाई पावर वाइंडिंग को क्या रखते हैं या आर्मेचर वाइंडिंग को स्टेटर पे रखते हैं तो। ठीक है, मोर पावर एट आउटपुट देखते हैं क्या है। बाय यूजिंग लो पावर वाइंडिंग ऑन रोटर, लो पावर वाइंडिंग मतलब फील्ड वाइंडिंग को अगर हम रोटर पे रखते हैं, देन वेट ऑफ रोटर विल रिड्यूस। जो वेट है रोटर का, जो रोटर जो भारी था इसके पहले, रोटर जो क्या हो जाएगा, हल्का। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, रोटर पे फील्ड वाइंडिंग यूज कर रहे हैं जो लो पावर का है, मतलब करंट भी कम और वोल्टेज भी कम, तो इसका मतलब इंसुलेशन भी कम लगेगा और वायर जो बहुत ज्यादा मोटा हमें यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो रोटर जो हमारा क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। हेंस इट कैन रोटेट विथ हायर स्पीड ऑब्वियसली एंड मोर पावर आउटपुट, तो इसलिए हमें क्या मिलता है, मोर पावर आउटपुट पे मिलता है, क्योंकि वो क्या हो रहा है, आसानी बहुत तेजी से घूम पाएगा, क्योंकि रोटर जो है वो क्या है, हल्का है। ठीक है, अच्छा, फोर्थ है इसका, क्यों करते हैं, कंस्ट्रक्शन आसानी से हो जाता है। कैसे, हाई पावर वाइंडिंग इजीली केप्ट ऑन स्टेटर, अभी मैंने आपको बताया हम आसानी से हाई पावर वाइंडिंग को स्टेटर पे रख सकते हैं, क्योंकि रोटर पे वो घूमेगा, वो अपने लिए प्रॉब्लम है। अच्छा, यहाँ पे एक नोट करके एक पॉइंट है, हाई पावर जनरेशन पॉसिबल विथ एसी जनरेटर। हाई पावर की जनरेशन जो पॉसिबल है वो एसी जनरेटर से है, सिंक्रोनस जनरेटर जिसको बोलते हैं, या अल्टरनेटर भी बोलते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि डीसी जनरेटर भी तो था, डीसी जनरेटर से क्यों पॉसिबल नहीं है, कि इतनी हाई पावर क्यों नहीं मिल पाएगा। तो अगर हम डीसी जनरेटर को यूज करते हैं हाई पावर जनरेशन के लिए तो पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि वहां पे ब्रशेस और कम्यूटेटर यूज होता है। ठीक है, पहली बात। अच्छा, आपको पता है ब्रश और कम्यूटेटर होंगे तो वहां पे क्या होगा, स्पार्किंग होगा। जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा स्पार्किंग, मतलब जितना ज्यादा हम करंट कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे उतना ज्यादा स्पार्किंग होगा। तो ये एक प्रॉब्लम है, इसी क्योंकि डीसी मशीन में ब्रश और कम्यूटेटर होता है, इसीलिए हम इसको बहुत ज्यादा हाई पावर और हाई वोल्टेज के लिए यूज नहीं कर सकते। जनरेट मतलब कि 11 किलोवाट या 33 किलोवाट 33 किलोवाट की वोल्टेज दे रहा है, 1 मेगावाट या 1 MVA की पावर दे रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है डीसी मशीन के साथ। ठीक है, क्योंकि क्या है, ब्रश और कम्यूटेटर उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा, सेकंड क्या है, ये जो अभी हमने पढ़ा उससे हमें समझ में आएगा कैसे, आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ पे है, रोटर पे। तो अगर आर्मेचर वाइंडिंग रोटर पे होगा तो हम जब हाई पावर लेने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, रोटर भारी हो जाएगा, है ना। रोटर जब भारी हो जाएगा तो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली कि हम उतनी ज्यादा पावर को जनरेट कर पाए। आई होप आपको एक आइडिया समझ में आया होगा कि हम स्टेटर पे आर्मेचर वाइंडिंग क्यों करते हैं। ठीक है, और फील्ड वाइंडिंग रोटर पे क्यों करते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको एक आइडिया कहानी से समझ में आई होगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।